हेलो बच्चों, दिस इज़ रवनीत अग्रवाल। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं MT07 वाला पेपर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें भाई। अ कंडक्टिंग रिंग इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ठीक है, उसका प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर टू फील्ड है एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन द रिंग। EMF कब इंड्यूस्ड होगा? तो जैसे मान लो ये हमारे पास रिंग है, अब इसका प्लेन जो है वो उसके परपेंडिकुलर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। ठीक है, अब ये ऐसे घूमेगा तब तो इंड्यूस्ड होगा क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा, है ना। तो कैसा हो गया, ये क्या है, डायमीटर, तो इट इज रोटेटेड अबाउट द डायमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं भाई। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल रूप ADC हैविंग सम रेजिस्टेंस इज पुल्ड। अब इसको बाहर खींचा जा रहा है। ठीक है, इसको जब बाहर खींचा जाएगा तो यहाँ पर EMF इंड्यूस जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा क्योंकि इफेक्टिव लेंथ जो है, जैसे जब ये बाहर आएगा तो इफेक्टिव लेंथ जो है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, हाँ या ना। पहले इफेक्टिव लेंथ अगर ये थी L, तो बाद में इफेक्टिव लेंथ ये रह जाएगी, बाद में इफेक्टिव लेंथ ये रह जाएगी। तो यहाँ पे EMF इंड्यूस जो है वो धीरे धीरे कम होगा। EMF इंड्यूस अगर धीरे धीरे कम होगा तो हम बोल सकते हैं जो करंट डेवलप होगा, इंड्यूस करंट, वो भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। और लीनियरली कम हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट। तो डायग्राम क्या आ जाएगा भाई, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट। अ थिन सेमीसर्कुलर कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r is falling with its plane vertical in a horizontal magnetic field। तो ये हमारे पास कंडक्टिंग रिंग है, ये नीचे की ओर आ रही है V से। हमको पता है यहाँ पे जो EMF इंड्यूस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, B इंटू V इंटू L, और तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, तो L का कौन सा पॉइंट से ये MN, तो डिस्टेंस कितना हो गया भाई, 2r। तो क्या हो जाएगा, B इंटू V इंटू 2r। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देख लेते हैं। तो V इधर जा रहा है, B अंदर है, तो इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो Q पर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और M पर पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, Q का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, M का पोटेंशियल कम होगा। तो हम बोल सकते हैं B इंटू V इंटू 2r, B इंटू V इंटू 2r। ओके, अच्छा R की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, ओके। 2VBR एंड Q इज एट हायर पोटेंशियल, सही बात है, Q कैसा होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई। फिगर शोज अ कंडक्टिंग डिस्क रोटेटिंग। अब ये रोटेट कर रहा है कंडक्टिंग डिस्क। हमको पता है इसमें जो EMF इंड्यूस्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, और सेंटर जो है वो हाई पोटेंशियल होता है, है ना। तो EMF इंड्यूस कितना हो जाएगा, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। B की अगर बात करें तो B की वैल्यू दे रखी है 0.1, ओमेगा क्या दे रखा है भाई 40, और L जो है वो यहाँ पे रेडियस होता है, L क्या होता है R। तो L रेडियस की वैल्यू दे रखी है, रेडियस 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 ऑफ द डिस्क 5 सेंटीमीटर, तो 5/100 का स्क्वायर। ठीक है, तो EMF इंड्यूस यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 2, तो 2 इंटू 25 अपॉन 10 की पावर 4, या फिर 50 इंटू 10 की पावर -4, ये आ गया EMF इंड्यूस्ड। तो करंट जो यहाँ पर आएगा, तो इसमें जो EMF इंड्यूस्ड है सेंटर पे हाई पोटेंशियल और पेरिफेरी का लो पोटेंशियल, दोनों का जो EMF इंड्यूस्ड आया वो कितना आया, 50 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट। रेजिस्टेंस दे रखा है R, तो करंट कितना हो जाएगा, 50 इंटू 10 की पावर -4। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 ओम। तो इसको सॉल्व कर लो, तो हो गया 5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, या फिर 5 मिली एम्पियर बोल सकते हैं, हाँ है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, 5 मिली एम्पियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अ सिलेंड्रिकल स्पेस ऑफ रीजन R इज फिल्ड विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B पैरेलल टू द एक्सिस। हाँ जी, इसमें भरा हुआ है। द ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमको पता है इनसाइड जो होगा EMF प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r होगा, और आउटसाइड जो है EMF प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा, हाँ या ना। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई हमारे पास, फर्स्ट, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं भाई। A non-uniform conducting ring of radius r and mass m having charge q uniformly distributed is placed on the rough horizontal surface। इसको एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। B इक्वल टू 4t स्क्वायर इज स्विच्ड ऑन एट t इक्वल टू 0। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रिंग एंड द टेबल इफ द रिंग स्टार्ट रोटेटिंग एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हो क्या रहा होगा भाई,
क्योंकि यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा जब वो फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, मतलब फ्रिक्शन को जब वो ओवरकम करने की स्थिति में आ जाएगा तो वहां पर इसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, हाँ या ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमको पता है इसकी रेडियस मान लो r है, इसकी रेडियस क्या है r, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं E इंटू 2πr इक्वल टू एरिया इंटू dB/dt। तो यहाँ से E इंटू 2πr इक्वल टू एरिया हो गया पाई r स्क्वायर और dB/dt अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो पोवो t स्क्वायर का क्या बन जाएगा 8t, 2 पाई से पाई कट जाएगा r से r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितना आ जाएगा भाई 8t/r अपॉन 2, पाई से पाई कट जाएगा r से r कट जाएगा तो 8t/r अपॉन 2, या फिर हम बोल सकते हैं 4t/r। ये आ गया भाई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा Q इंटू ई। तो कितना लग रहा होगा 4Q T इंटू आर, और T इक्वल टू 0 पे अगर बोला है, इसने क्या बोला द रिंग इफ द रिंग स्टार्ट रोटेटिंग एट T इक्वल टू 2, तो T इक्वल टू 2 पे जो फोर्स लग रहा होगा एट T इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो F की वैल्यू कितनी आ गई भी 8QR। अब ये जो फोर्स होगा ये किसके बराबर होगा, ये फोर्स हमारे पास होगा फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, तभी उसके बराबर हो पाया। तो फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं 8QR इक्वल टू म्यू mg, ठीक है। म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई भी 8QR अपॉन mg, ठीक है, 8QR अपॉन mg। क्या ये समझ आ गया अभी? हाँ जी। तो इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे हमारे पास, हाँ जी, तो ये क्वेश्चन देखते हैं 7th। अ कंडक्टिंग वायर फ्रेम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड इनटू द पेपर, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, उस फ्लक्स को ओवरकम करने के लिए इंड्यूस्ड करंट आएगा। तो कैसे आएगा देखिए भाई, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट ऐसे आएगा ताकि उसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बने, बाहर, है ना। तो इसमें कैसे जाएगा D से C, फिर वही करंट जाएगा तो वो कहाँ से जाएगा B से A। तो आंसर क्या हो जाएगा B से A एंड D to C। नेक्स्ट, इन द फिगर शोन अ स्क्वायर लूप ऑफ PQRS ऑफ साइड A, रेजिस्टेंस R is placed infinitely long wire carrying a constant the sides PQ and RS parallel to the wire. The wire is rotated, the loop is rotated by 180 degree about an axis parallel to the, हाँ जी। तो सबसे पहले यहाँ पर किसी भी x डिस्टेंस पर हम मैग्नेटिक फील्ड पता कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ से किसी भी x डिस्टेंस पर गए और dx विड्थ का एक हमने एलिमेंट मान लिया। इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा dB, वो कितना लग रहा होगा म्यू नॉट आई, या फिर B मान लेते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2πx। इसकी वजह से जो इस पर फ्लक्स आएगा d फाई वो कितना आएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πx। इसका एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा A इंटू dx, ठीक है। टोटल अगर फ्लक्स की बात करें तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन d फाई। इसको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो देखिए भाई x की वैल्यू a से लेकर 2a तक, तो इंटीग्रेशन कर लेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2πx a इंटू डी a से लेकर 2a तक। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो म्यू नॉट आई a अपॉन 2π तो बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा ln x, एक बार 2a रखेंगे एक बार a रखेंगे तो ये बन जाएगा ln 2। तो ये आ गया भाई फ्लक्स, ठीक है। इस इंस्टेंट पर जो फ्लक्स है वो ये आ गया। अब इसको अगर 180 डिग्री रोटेट करा दूं तो देखो भाई, पहले इसमें से पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है तो फ्लक्स की वैल्यू ये है। जब ये 90 डिग्री घूम जाएगा तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, और जब 180 घूम जाएगा तो वापस पूरा का पूरा फ्लक्स पास करेगा। तो डेल्टा फाई जो चेंज इन फ्लक्स आएगा, क्या उसको 2 फाई लिख सकता हूँ, तो 2 फाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 म्यू नॉट आई ए, या फिर 2 से 2 कट ही जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये 2 से 2 कट ही जाएगा तो आ जाएगा म्यू नॉट आई ए अपॉन पाई ln 2, ठीक है। ये आ गया भाई चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स आ गया। अब हमको पता है चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम जो है वो क्या देगा EMF इंड्यूस्ड। तो हमको पता है EMF इंड्यूस्ड इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी,
और ईएमएफ इंड्यूस को मैं बोल सकता हूँ आई इंटू आर। ईएमएफ इंड्यूस को क्या बोल सकते हैं? आई इंटू आर। और आई इंटू आर और क्यू यहां पर पूछा गया है, यहां पर क्या पूछा गया है? टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज विच पासेस थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द लूप। ठीक है, रेजिस्टेंस आर दे ही रखा है। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। एक सेकेंड, हाँ जी, तो यहाँ पे डेल्टा फाई कितना आ गया भाई? 2 फाई, और उसकी वैल्यू ये आ गई। अब हमसे पूछा गया है ईएमएफ इंड्यूस, सॉरी टोटल चार्ज। ठीक है, टोटल चार्ज के लिए हमको पता है ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो होगा आई इंटू आर। ठीक है, हमसे क्यू पूछा गया है, क्यू का फॉर्मूला जो है वो बोल सकते हैं आई इंटू डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी इधर चला जाएगा, तो आई की जगह क्या लिख लेंगे? तो आई इंटू डेल्टा टी, आई की जगह लिख लेंगे डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी बाय आर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी आर डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। तो क्यू जो है वो कितना आ गया भाई? तो क्यू आ जाएगा डेल्टा फाई अपॉन आर, और डेल्टा फाई की वैल्यू हमको पता ही है, म्यू नॉट आई ए अपॉन पाई एल एन टू, डिवाइड बाई आर कर देंगे, तो म्यू नॉट आई ए अपॉन पाई आर एल एन टू। तो म्यू नॉट आई ए अपॉन पाई आर एल एन टू, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? सेकंड। नेक्स्ट, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी equal to B naught T, where B naught is positive constant, fills a cylindrical volume of radius R, then the potential difference in the conducting rod PQ due to electrostatic field is। हमको पता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टिंग रॉड के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो अगर मैं किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा, E इंटू 2L कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके लिए मैंने क्या करा भाई? तो इसके लिए देखना भी ध्यान से, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लूप बनाया। तो देखें भाई, ये दूसरा ले लेता हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लूप बनाया। ठीक है, हाँ जी, ये लेंथ जो है, इस पूरी लेंथ को, अगर ये लेंथ मेरे पास R है, ये लेंथ मेरे पास L है, इस लेंथ को अगर मैं बोलता हूँ X, तो क्या मैं X की वैल्यू निकाल सकता हूँ? तो मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो X कितना हो गया भाई? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इस अंदर वाले एरिया को देखें, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज आएगा वो इस लूप में क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमको को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो वो क्या हो जाएगा? E इंटू 2 पाई एक्स इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी बी बाय डी टी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आ जाएगा? पाई से पाई कट जाएगा, एक्स से एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 2 डी बी बाई डी टी। तो डी बी बाई डी टी इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? बी नॉट। तो मतलब वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो कितना आ गया? बी नॉट बाई 2 इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो क्या मेरे पास इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई? क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और मैं बोल सकता हूं क्योंकि कंडक्टिंग रॉड है तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा तो P से Q तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम। तो डेल्टा V जो आएगा, डेल्टा V का फॉर्मूला E इंटू एल। तो लंबाई कितनी है भाई यहाँ पे? 2L। तो वैल्यू पुट कर दो, तो बी नॉट इंटू एल अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, तो बी नॉट इंटू एल अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। 10th देखते हैं भाई। एन LR सर्किट हैज L इक्वल टू 1 हेनरी, R इक्वल टू 1 ओम, इट इज कनेक्टेड अक्रॉस एन EMF 2 वोल्ट, द मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम एनर्जी की, तो यहाँ पे अगर सबसे पहले तो हमारे पास इस तरह का कोई सर्किट होगा। हमको पता है अगर LR सर्किट होता है तो उसमें I का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? I नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, जहाँ पे टाउ होता है L बाय आर। L की वैल्यू 1, R की वैल्यू 1, तो टाउ भी कितना हो गया? 1। तो ये जो I का फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया? I नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, टाउ तो 1 हो गया। ठीक है, I नॉट जो है वो क्या होगा? तो I नॉट हमको पता है वो होता है V बाय आर। V की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। तो यह फॉर्मूला जो हमारे पास बन गया I का वो क्या बन गया? 2 1 माइनस ई की पावर माइनस टी। ठीक है,
ये आ गया हमारे पास I। पूछा क्या है भाई, अब सबसे पहले बात करते हैं भाई E की, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाफ एल आई स्क्वायर। तो इसको लिख देते हैं भाई यहाँ पे, तो ये बन जाएगा हाफ एल की वैल्यू 1, आई का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस ई की पावर -2t माइनस 2 इंटू ई की पावर -t। तो ये आ गया भाई हमारे पास, ये इससे कट जाएगा तो एनर्जी जो आ गई वो कितनी आ गई 2, ये बन जाएगा 1 प्लस ई की पावर -2t माइनस 2 ई की पावर -t। ये आ गया भाई हमारे पास एनर्जी, ठीक है। एनर्जी को डिफरेंशिएट कर देंगे, एनर्जी को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट, तो हमारे पास आ जाएगी पावर, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो पावर क्या आ जाएगा, DE बाई dt, DE बाई dt कर देंगे तो कर दो भाई इसको डिफरेंशिएट, तो 2, 1 का तो 0 ही हो जाएगा, -2 आगे आ जाएगा तो -2 ई की पावर -2t, इसमें भी माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू ई की पावर -t। ये आ गई हमारे पास पावर। अब इसने पूछा क्या है, द मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको क्या पूछा गया है, dp बाई dt, यही पूछा है। पावर जो है वही बताता है, उसकी मैक्सिमम रेट बोला गया है तो dp बाई dt को क्या कर देंगे 0, इसकी मैक्सिमम रेट पूछा गया है तो dp बाई dt इक्वल टू 0। एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो कर देते हैं भाई, तो 2, इस बार 4 कॉमन ले लेते हैं इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 बाहर का, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो -2 वापस आ गया आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू ई की पावर -2t, वापस इसको करेंगे तो माइनस ई की पावर -t इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको देखो भाई, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी जगह की जरूरत है तो मैं थोड़ी सी चीज़ें हटा रहा हूँ, ठीक है, या वाली चीज़ें मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, अब इसको इक्वल टू 0 पुट करना है तो इन दोनों को अंदर वाला टर्म 0 होना चाहिए, तो 2 इंटू ई की पावर -t माइनस ई की पावर t इक्वल टू 0, वो टर्म उधर चला जाएगा तो 2 इंटू ई की पावर -2t इक्वल टू ई की पावर -t, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ये बन जाएगा ln2, ठीक है। या फिर ये दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा ठीक है। तो यहाँ से अब t की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, t की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं लॉग, दोनों तरफ इसको लॉग लेने से पहले इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये बन जाएगा 2 इंटू ई की पावर -2t और ये e की पावर -t आएगा तो e की पावर हो जाएगा -3t, सॉरी एक सेकेंड, हाँ जी। तो हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब इसको सॉल्व करने के थोड़ी सी जगह कर दी मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं भाई, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो यह जाएगा 2 इंटू ई की पावर -2t इक्वल टू ई की पावर -t, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो ई की पावर -t अगर उससे डिवाइड हो जाएगा या फिर ये इधर आ जाएगा तो हम इसको लिख लेंगे 2 इंटू ई की पावर -2t अपॉन ई की पावर -t इक्वल टू 1, या फिर ये इधर चला जाएगा तो ये हो गया 1/2, ठीक है। दोनों तरफ क्या ले, इसको अगर सॉल्व कर ले तो ऊपर चला जाएगा ई की पावर +t, तो हो जाएगा ई की पावर -t इक्वल टू 2 की पावर -1, हाँ है ना, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो हो जाएगा -t इंटू 1 इक्वल टू -ln2, माइनस माइनस कट जाएगा तो t की वैल्यू कितनी आ गई ln2। इस t की वैल्यू को उठा के अगर मैं इस p में रख दूं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी रखनी है भाई ln2, तो t की वैल्यू ln2 रख दो तो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, ये 1 वॉट आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। या फिर आप सीधे सीधे ये भी कर सकते हैं, e की पावर -t को क्या लिखना है 2 की पावर -1, e की पावर -t को क्या लिखना है 2 की पावर -1, इससे सॉल्व करोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। e की पावर -t को क्या लिख लो 2 की पावर -1, तो लिख लो भाई, देख लो तो 2 -2, e की पावर -t को लिखना है 2 की पावर -1, तो ये लिखा हुआ है e की पावर -2, e की पावर -t इंटू पावर 2, तो ये जाएगा 2 की पावर -1 का स्क्वायर प्लस 2 e की पावर -t को वापस 2 की पावर -1, 2 की पावर -1, इसको सॉल्व कर ले तो आ जाएगा 2 -2, ये लिखा हुआ है 2 की पावर -2, तो 1/4, तो 1/2 और ये भी वही बन जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 वॉट।
10th 11th करते हैं भी। व्हेन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज 50% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम वैल्यू का 1% है। तो देखिए भाई इसके अराउंड मैक्सिमम पोटेंशियल क्या हो सकता है 2, तो इसके अराउंड भी मैक्सिमम पोटेंशियल क्या हो सकता है 2। तो V मैक्सिमम जो हो सकता है 2 है, तो इसका आधा कितना होगा, V मैक्सिमम का 50% कितना होगा 1 वोल्ट। मतलब इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो कितना है 1 वोल्ट है। अगर इसके अंदर 1 वोल्ट हुआ तो इसके अंदर भी कितना होगा 1 वोल्ट, सिंपल सी बात है। और इसके अंदर अगर 1 वोल्ट हुआ तो इसमें जो करंट जा रहा होगा वो कितना होगा 1 एम्पियर। कितना होगा भाई 1 एम्पियर। फिर क्या पूछा है, देन स्टोर्ड एनर्जी इन इंडक्टर इज गिवन बाय। तो स्टोर्ड एनर्जी इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। एल की वैल्यू क्या दे रखी है भाई 5 मिली हेनरी, तो 10 की पावर -3। आई की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 2.5 मिली जूल। 58 देखते हैं भाई। अ बार मैग्नेट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट कोएक्सियली अलोंग द एक्सिस ऑफ ए वेरी लॉन्ग वर्टिकल कॉपर ट्यूब। हाँ भाई कॉपर ट्यूब है, मेटल ट्यूब है, उसमें अगर कोई बार मैग्नेट रिलीज करेंगे तो वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा तो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करेगा तो उसकी स्पीड को धीरे धीरे क्या करता जाएगा, कम, मतलब एक्सेलरेशन को धीरे धीरे क्या करता जाएगा, कम। और अगर लॉन्ग कॉइल है, वेरी लॉन्ग लिखा हुआ है, अगर लॉन्ग कॉइल है तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जितना एक्सेलरेशन नीचे लग रहा होगा उतना ही फोर्स का लग रहा होगा ऊपर, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, विल मूव विद ऑलमोस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है। नेक्स्ट, इन सीरीज एलआर ग्रोथ सर्किट इफ मैक्सिमम करंट एंड मिनिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 3 मिली हेनरी आर 2 एम्पियर एंड 6 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, देन टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट इज। यहाँ पे तो बहुत सिंपल हो गया, कितना दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट और करंट क्या दे रखा है 2 एम्पियर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, आर की वैल्यू V/I, तो 6/2 कितना हो गया भाई 3 ओम। ठीक है। टाइम कांस्टेंट बताया था टाउ इक्वल टू L/R। L की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -3, R की वैल्यू 6, तो क्या हो जाएगा 1/2, इसको इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड्स, तो क्या हो जाएगा 1/2 मिली सेकेंड्स। तो हमने फ्लक्स निकाल लिया और हमको पता है फ्लक्स इक्वल टू M इंटू आई। तो यहाँ से M की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्लक्स अपॉन आई से डिवाइड कर देंगे तो आई कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा μ0 A अपॉन 2π ln d प्लस B/d। तो किसके डायरेक्टली पूछना आ गया, A के। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई A फर्स्ट। 15th, 2 coils of 5 inductance 100 and 400 are placed very close to each other। हमको पता है जब मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है तो मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस M इक्वल टू √L1/L2, L1L2, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 400, तो आंसर क्या हो जाएगा 200। तो आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा 200। 1 एम्पियर करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी N1 is passed through a coil, then same amount of frequency N2 is passed, the maximum induced EMF। हमको पता है यहाँ पे EMF का जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ0 NI, जहाँ पर N जो है वो फ्रीक्वेंसी है, N क्या है फ्रीक्वेंसी, तो E1/E2 क्या हो जाएगा N1/N2, सीधे सीधे। नेक्स्ट, the armature of DC motor has 20 ohm resistance, it draws a current of 1.5 ampere when 1/220 volt DC supply, the value of back EMF। तो यहाँ पे हमको पता है I इक्वल टू E माइनस V/R, जहाँ पे V जो होता है वो कौन सा EMF होता है, बैक EMF। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। I की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, तो I की वैल्यू दे रखी है 1.5 इंटू R कर देंगे, R क्या दे रखा है भाई, तो R दे रखा है 20 इक्वल टू E माइनस V। तो यहाँ से V कितना हो जाएगा, E माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 30। E की वैल्यू दे रखी है हमारे पास कितनी दे रखी है, E की वैल्यू 220, तो आंसर क्या हो जाएगा 190 वोल्ट। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज 1:10। हमको पता है N1I1 इक्वल टू N2I2 या फिर NP/IP इक्वल टू NS/IS। क्या हमको NP और किसका रेशियो दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स का, तो NP अपॉन NS इक्वल टू IS अपॉन IP है ना। IS अपॉन IP का रेशियो दे रखा है, NP अपॉन NS क्या दे रखा है भी 1/10 इक्वल टू IS अपॉन IP। तो हम बोल सकते हैं IP इक्वल टू 10 IS, IP इक्वल टू 10 IS है ना। नेक्स्ट,
A 40 ohm electric heater is connected to a 200 volt 50 hertz main supply. The peak value of the electric current flowing in the circuit is approximately. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास VRMS दे रखा है, तो VRMS दे रखा है 200 वोल्ट, तो V नॉट क्या हो जाएगा 200√2 है ना, तो I नॉट जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 200√2/40। सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा ये 5√2, तो आंसर क्या हो जाएगा 7 एम्पियर। तो आंसर क्या हो जाएगा अभी 7 एम्पियर। नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द करंट I फ्लोइंग थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट इन AC सर्किट आर गिवन बिलो। ये V और I का इक्वेशन दे रखा है। द पावर डिसिपेटेड द इंस्ट्रूमेंट इज, पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला, तो पावर, अच्छा इन दोनों के बीच का पहले एंगल निकाल लेते हैं, तो ये sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, तो इनके बीच का जो डेल्टा फाई आ गया या फिर एंगल आ गया वो कितना आ गया π/2, तो cos डेल्टा फाई किसकी वैल्यू क्या आ गई 0, तो पावर डिसिपेटेड भी क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस डेल्टा फाई या फिर cos फाई। ठीक है, what is the RMS value of an alternating current which when passed through a resistor produces heat which is thrice the produced by current of 2 ampere in the same resistor in the same time interval। तो यहाँ पे मान लेते हैं वो जो हमारे पास RMS वैल्यू जो है वो क्या है IRMS है। ठीक है, तो वह रेजिस्टर, तो फॉर्मूला लगाना है सीधे सीधे, तो IRMS का होल स्क्वायर इंटू R इक्वल टू 3 टाइम्स है किसका 2 एम्पियर का, तो 2 का स्क्वायर इंटू R, R से R कट जाएगा, तो IRMS कितना आ गया भाई 12 का रूट कर दोगे तो क्या आ जाएगा भाई ये 2√3। नेक्स्ट, a coil of inductance 5 millihenry and negligible resistance is connected to an alternating voltage V. The peak current in the circuit will be, इसमें पीक करंट की बात कर रहा है, कॉइल ऑफ इंडक्टेंस दे रखा है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, पीक करंट की बात कर रहा है, पीक करंट का सीधा सा फॉर्मूला 10/XL, यहाँ पे पहले XL निकाल लेंगे, XL क्या बन जाएगा 5 × 10⁻³ इंटू ओमेगा हमारे पास दे रखा है 100। सॉल्व कर लो तो क्या बन जाएगा 5 × 10⁻⁻1, I नॉट जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 10/5 × 10⁻⁻1, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 220 एम्पियर, तो क्या हो जाएगा भाई 20 एम्पियर। नेक्स्ट, a 0.21 Henry inductor 88 ohm resistor are connected in series to 220 volt 50 hertz AC source. The current in the circuit and phase angle between the current and the source। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे आसान रहेगा कि हम क्या निकाल लें, tan phi निकाल लें। ठीक है, tan phi का हमको फॉर्मूला याद है, तो tan phi इक्वल टू XL/R। XL का फॉर्मूला क्या होगा ओमेगा इंटू L/R। ओमेगा क्या दे रखा है भाई 50 हर्ट्ज दे रखा है फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा क्या बन जाएगा 2 पाई इंटू 50, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो 2 पाई इंटू 50। L क्या दे रखा है भाई, तो L दे रखा है 0.21 अपॉन R, R क्या दे रखा है भाई 88। पाई को लिख लो 22/7 है ना, पाई को क्या लिख लो 22/7, कटने में आसानी रहेगी, तो 2 × 22/7 इंटू 50 इंटू 0.21 अपॉन 88। अब इसको काट दो भाई, ये कितने से कट गया 4 से, नीचे क्या आ जाएगा 100, ये कितने से कट गया 3 से। ठीक है, ये फिर कट गया 2 से, तो ऊपर क्या आ गया भाई, तो ऊपर आ गया हमारे पास 15/200। ठीक है, ये फिर अच्छा 0 से 0 भी कट जाएगा और ये भी कट गया 2, तो आंसर क्या आ गया भाई 3/4। तो फाई इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4, तो सीधे सीधे आंसर क्या आ गया फर्स्ट। मैंने 10 इनवर्स निकालने का क्यों बोला, क्योंकि इसमें करंट एक में सेम भी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट, 100 वोल्ट AC सोर्स of angular frequency 500 radians per second is connected to LCR circuit with L equal to this, C equal to this, R equal to, or connected in series. The potential difference across the resistance is, अब यहाँ पर पहले potential difference निकालना है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा impedance, तो Z का फॉर्मूला, तो सबसे पहले XL और XC निकालना पड़ेगा। तो अगर बात करें XL की, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 500 रेडियंस पर सेकेंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पहले से दे दिया उसने आपको, ओमेगा दे दिया, तो सबसे पहले XL की बात कर लेते हैं, तो XL क्या बन जाएगा 0.8 × 500। सॉल्व कर लो
तो कितना हो जाएगा 40, 4 तो हो जाएगा 400। ठीक है, बात करते हैं एक्स सी की, तो 1/ω/c, 1/ω क्या दे रखा है भाई 500, सी क्या दे रखा है भाई 5μf, तो 5 × 10⁻⁻6, 10⁻6 ऊपर चला जाएगा अपॉन 2500, सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 4 × 10⁻2 यानी कि 400, ये भी 400 आ गया, तो एक्सएल एक्ससी बराबर आ गया। तो हम बोल सकते हैं जेड जो आएगा वो सीधे सीधे आर के बराबर जाएगा, क्योंकि एक्सएल और एक्ससी क्या हो गए बराबर, एक्सएल माइनस एक्ससी कट ही जाएगा, तो जेड कितना आ गया आर। जेड अगर आर आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो अब आई जो है वो कितना आ जाएगा, आई आ गया हमारे पास, पोटेंशियल दे रखा है क्या, पोटेंशियल दे रखा है 100, तो 100/10 पोटेंशियल डिफरेंस V I × R, तो वापस वो 100 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा सीधे सीधे 100 वोल्ट। और वैसे भी एक्सएल इक्वल टू एक्ससी है, मतलब VL और VC दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द जो सेल है वो पूरा का पूरा किसके बराबर है, VR के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट, अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट एलिमेंट X when connected to an AC supply of peak voltage 200 gives a peak current of 5 ampere which is in phase with the voltage। ये 5 एम्पियर जो है वो फेज विद द वोल्टेज है। अगर ये फेज विद द वोल्टेज है तो सीधी सी बात है, पहले क्या था, प्योर रेजिस्टिव था, प्योर रेजिस्टिव था तो हम R की वैल्यू सीधे सीधे निकाल सकते हैं, 500/200/5, 200/5 तो कितना हो गया भाई 40 हो। ठीक है, अ सेकेंड एलिमेंट Y when connected to the same AC supply also gives the same value of peak current but current lags behind 90 डिग्री। अगर करंट लैग कर रहा है मतलब प्योर इंडक्टिव रहा होगा, और वहाँ पे वापस 90 डिग्री कर रहा है, तो प्योर इंडक्टिव है तो एक्सएल भी कितना हो गया 200, और करंट भी क्या दे रहा है सेम, तो वो भी कितना हो गया भाई 40 ओम, तो एक्सएल भी 40 हो गया, आर भी 40 हो गया। इफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज कनेक्टेड टू द सेम सप्लाई व्हाट विल द RMS वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले Z की, तो Z का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो Z की वैल्यू हो जाएगी 40√2, हमको निकालना है IRMS, IRMS जो होगा वो क्या होगा VRMS/Z, V0 की वैल्यू दे रखी है 200, तो ये हो जाएगा 200/√2 × 40√2, सॉल्व कर लो, ऊपर क्या जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा 5/2 एम्पियर। ठीक है, तो IRMS क्या आ जाएगा 5/2 एम्पियर। ठीक है बच्चों, इन एन LR सीरीज सर्किट, L दिया हुआ है आपको, R दिया हुआ है 175/11, ए वेरिएबल EMF सोर्स V एंड VRMS गिवन है 130√2, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है। द करंट एम्पलीट्यूड, यानी कि आपको करंट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, I0 पूछा है आपसे I0 पूछा है, तो I0 और I0 हम, ठीक है, ये I0 आपसे पूछा है। एंड फेज ऑफ करंट विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज, तो वोल्टेज में और फेज करंट के बीच में आपसे फेज भी पूछा है। ओके, तो L दिया हुआ है, फेज डिफरेंस भी पूछा है, फेज डिफरेंस LR सर्किट है तो LR सर्किट के हिसाब से फेज डिफरेंस भी आ जाएगा। सबसे पहले एक्सएल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि R दिया हुआ है, आपको V दिया हुआ है। करंट फाइंड करने के लिए हमें इम्पीडेंस Z की आवश्यकता होगी, Z जरूरी पड़ेगा Z के लिए, तो एक्सएल, सो एक्सएल इक्वल्स टू 2πfL, सो दिस इज 2π, पाई को 22/7 के लिए बोला है इसने लेने के लिए, शायद कुछ अच्छा डाटा आ जाएगा आई थिंक, इस वजह से इसने 22/7 बोला है, तो कर लेते हैं 22/7 F50 एंड L इज 175/11। अब क्या बोलता है भाई, ये कहानी क्या है इसकी, 11 1 जा 11 2 जा 22 और 2 2 जा 4, 175 × 4 175 दूनी 350 दूनी कितना हो गया 700 हो गया, 7 पंजे 700 हो गया। ओके, 700 × 50/7 और ये 100 हो गया हमारे पास 700 तो ये हो गया आपके पास कितना, डिवाइड कर दो इसको, नहीं एक्सएल 2πf ओमेगा L, ओमेगा आ गया 175/11, 11 1 जा 11 2 जा 22 2 2 जा 4, 175 को 4 से
175 इंटू 4, 350, 350 दूनी 700, ये हो गया आपका मिली हेनरी हो रहा है। ओके, दैट्स वाई। तो ये आपका 100 टाइम्स हो गया और मिली हेनरी है, दैट्स वाई 10⁻³ से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। सो 10⁻³ से 0 और ये 00 कैंसिल हो गया, 5 आ गया। सो एक्सेल इज 5। आर दिया हुआ है आपको 12। ओके, तो सीधी सी बात है, ये हमारे पास आर हो गया, लीड करता है हमेशा वोल्टेज। तो इस साइड में हमारे पास वी आर आ जाएगा, इधर हमारे पास वी एल आ जाएगा। ठीक है, इधर हमारे पास एल हो गया एक्सेल, और दिस इज़ 5, दिस इज़ 12। जो फेज डिफरेंस है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास, दिस इज़ 5। सो 10 5 की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट, दैट इज़ 5/12। तो 5/12 हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, थर्ड ऑप्शन भी है, 3 ऑप्शन है, सॉरी। खैर कोई बात नहीं, एक्सेल आ गया, आर आ गया, यहाँ से जेड फाइंड कर लेंगे। सो 10 5 बराबर 5/12 आ गया, 3 ऑप्शन है अपने पास जेड फाइंड करने के लिए। अब मैं जेड फाइंड करने जा रहा हूँ, ये डाटा थोड़ा सा साफ कर रहे हैं हम लोग। सो एक्सेल की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू 12 है, और यहाँ से जेड भी आ जाएगा। देखो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी जेड की वैल्यू। जेड इक्वल्स टू √r² प्लस XL² 12² प्लस 5² √, ये हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। तो ये हमारा तो यहाँ से हमको जेड मिल गया। अब चलो क्या करना है, करंट निकालना है। सो V अपॉन जेड इक्वल्स टू आई। V हमारे पास RMS दिया हुआ है, तो I भी हमको RMS ही मिलेगा। VRMS है हमारे पास 130√2, 130√2/13, 10√2 आ गया साहब। ये रिलेशन हम जानते हैं, IRMS इक्वल्स टू I0/2। So 10√2 equals to I0/2. So the I0 is 10√2 into I0/√2. So 10√2 into √2, 2, 10 into 2 20। आपका जो करंट होगा, पीक करंट, वो 20 होगा, यानी 4th ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम हो गया 4:45। An alternating current flows through a circuit consisting inductance and resistance periodically of supply ω/2π. Okay, which of the following is true? The limiting value of impedance. Limiting का मतलब होता है जहाँ पे यदि XL खत्म हो जाए तो XC, और XC खत्म हो जाए तो XL, हम उसको कंसिडर करते हैं। आपको ये ग्राफ मालूम होगा। तो ये जो ग्राफ था हमारे पास XL और XC का इम्पीडेंस का, ये एक तो XC वाला है, और एक हमारे पास ये जो है दिस इज़ XL, दिस इज़ XL, और ये XC हो गया, ये XC हो गया हमारे पास। तो ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी थी। इस साइड में ऑलमोस्ट हमारे पास L कम होता है, XC इफेक्टिव होता है, तो यहाँ XC ज़्यादा है अपने पास, इस वाले एरिया में XC ज़्यादा है XL से, और यहाँ पे XL ज़्यादा है हमारे पास XC से, और XC बिल्कुल यहाँ पे इन्फिनिटी में हमारे पास केवल XL बचेगा, या हमारे पास 0 पे केवल XC बचेगा। तो क्या पूछा है इसने, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस फॉर लो फ्रीक्वेंसी। लो और हाई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, इधर फ्रीक्वेंसी लो है, उधर फ्रीक्वेंसी हाई है। हम बात करेंगे इस साइड में जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। सो फॉर लो फ्रीक्वेंसी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ L इज इम्पीडेंस इज L। लो मतलब इस साइड में नहीं, इस साइड में हमारे पास कैपेसिटर है, तो लिमिटिंग वैल्यू L की नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 2, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस फॉर हाई फ्रीक्वेंसीज L ओमेगा। तो लिमिटिंग वैल्यू फॉर इम्पीडेंस, इम्पीडेंस के लिए L ओमेगा होता है, Z इक्वल्स टू गायब हो जाएगा हमारे पास। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे यानी उस साइड में चले जाएं हम लोग, हाई फ्रीक्वेंसी में L ओमेगा X है। तो आंसर 2 होना होगा। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस फॉर हाई फ्रीक्वेंसी इज R। नो, R हमारे पास रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे रहेगा।
द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस फॉर लो फ्रीक्वेंसी इज एल ओमेगा। लो फ्रीक्वेंसी के लिए 1/ω/c होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा इसका। बात करेंगे इसकी फॉलोइंग डायग्राम में एल और सी, वोल्टेज ऑन एल एंड सी इज सेम फेज में नहीं होता, 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। क्या है, आसान सा क्वेश्चन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर 90%, ट्रांसफॉर्मर रेटेड फॉर 9000 वोल्ट, तो सब एफिशिएंसी 90% दे रखी है आपको। देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं। आउटपुट पावर जो है आपका पी आउट वो जो है 9000 है, और तो इनपुट पावर ऑब्वियसली हमारे पास क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। प्राइमरी वोल्टेज गिवन है आपको, यानी V1 गिवन है आपको, V1 इज 1000, और रेशियो इन टर्न प्राइमरी टू सेकेंडरी यानी N1/N2 भी आपको गिवन है 1/5, सॉरी 5/1 गिवन है भैया। ठीक है, तो ये 5/1 हो गया, 5/1 N1/N2 आपको गिवन है। आयरन लॉस गिवन है 700। प्राइमरी रेट पूछा क्या इसने, पूछा है वोल्टेज इन सेकेंडरी, सेकेंडरी वोल्टेज पूछा है। सेकेंडरी वोल्टेज तो यहीं से आ जाएगा, इतना सारा देने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास टर्न रेशियो है, वोल्टेज है, सेकेंडरी वोल्टेज ऑब्वियसली V2/V1 इक्वल्स टू N2/N1, सो V2 अपॉन प्राइमरी वोल्टेज 1000, N2/N1 इज 1/5, सो द आंसर V2 इक्वल्स टू 1000/5, इट इज़ 200 आ गया भाई, 200 आ गया, सिंपल सा है, 200 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ करंट एट हाफ पावर पॉइंट। हाफ पावर पॉइंट पे वैल्यू ऑफ करंट हमारे पास होती है मैक्सिमम का 1/√2, याद किया हुआ है ये 1/√2। कोयल हैज रिएक्टेंस 100 ओम व्हेन फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, ओके। इफ द फ्रीक्वेंसी बिकम्स 150 हर्ट्ज देन द रिएक्टेंस जो है LR सर्किट है, कोयल है हमारे पास, कोयल है, कोयल को यदि हम लोग प्योर रेजिस्टिव कोयल मान ले, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, उसके अंदर प्योर कोयल मान लें, तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, L है हमारे पास, तो XL लिखा है हमारे पास 2πfL। L जो है वो हमारे पास मैन्युफैक्चर पे डिपेंड करता है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पे, मटेरियल पे, लेंथ पे, इन पे, यानी XC को हम ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, सो X2/X1, F2/F1, X2 अपॉन 100, F2 इज 150 अपॉन 50 से 150 कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, इट इज 300, X2 इज 300। ऑप्शन नंबर 2। हाँ, रीडिंग्स V1 और V3 की 100 वोल्ट है भैया, V1 की भी रीडिंग और V3 की रीडिंग दोनों की 100 वोल्ट है, मतलब दोनों का जो नेट आएगा हमारे पास वो 0 आ जाएगा, और तो Z हमारे पास होगा वो मिनिमम हो जाएगा और R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो पूरा का पूरा हमारे पास जो वोल्टेज है वो नेट वोल्टेज कहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, रेजिस्टेंस पर, एज V इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड VL माइनस VC और VC माइनस VL। तो ये भी 100 है, ये भी 100 है, पूरा कैंसिल हो गया, तो पूरा का पूरा नेट वोल्टेज कहाँ पे मिलेगा, R पे मिलेगा, 200 वोल्ट। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ओ स्टेटमेंट, इन ए सीरीज RLC सीरीज सर्किट VR VL VC डिनोट RMS वैल्यू, ठीक है, LC रेस्पेक्टिव VS RMS वोल्टेज हो गया। ये रिलेशन पे ध्यान दो, VS इक्वल्स टू VR प्लस VL प्लस VC, ऐसा नहीं लिख सकते, ये जैसे वो वेक्टर के रूल फॉलो होते हैं वैसे फॉलो होते हैं यहाँ पे। VS इक्वल्स टू VR प्लस VL प्लस VC नहीं लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट अपन तीनों रेजिस्टेंस होते हैं तो तीनों को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं अपन, लेकिन इन दोनों का जो स्क्वायर करके और फिर हम नेट निकालते हैं, फिर उसको स्क्वायर करके इसमें जोड़ते हैं, अंडर रूट निकालते हैं, वो फॉर्मूला ये होता है हमारे पास। एक्चुअली ये इस तरह का होता है हमारे पास, VR VL VC, जहाँ VL हमेशा VC से अपोजिट होता है, तो फॉर्मूला अभी तुमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, मतलब स्टेटमेंट गलत है यार, बात खत्म। AC सर्किट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज नॉट करेक्ट एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्यों नहीं है करेक्ट,
किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ करेक्ट ही होगा, कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं है एवरी इंस्टेंट पे, क्यों करेक्ट नहीं है, ये भी गड़बड़ है। स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, चौथा आना चाहिए इसका, दोनों ही गलत है। एवरेज पावर कंज्यूम इन एन एसी सर्किट इज इक्वल टू एवरेज पावर कंज्यूम बाय रजिस्टर्स। एसी सर्किट में एल होता है, एसी सर्किट में सी होता है, एसी सर्किट में आर होता है। हम पता है जो एल है हमारे पास, एल या सी, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, वो पावर कंज्यूम नहीं करते हैं, पावर को स्टोर करते हैं, पावर लॉस नहीं करते हैं। तो जो भी पावर कंज्यूम करने का काम है, लॉस करने का काम है, वो रेजिस्टेंस के पास होता है। तो जो एवरेज पावर लॉस होता है, कंज्यूम होता है, वो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस पर ही होता है। मतलब सही है, मतलब पहला स्टेटमेंट। एवरेज पावर कंज्यूम बाय कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज जीरो, यस ये भी सही है। क्यों नहीं होता? इसीलिए क्योंकि जब एवरेज पावर निकालेंगे एसी सर्किट के अंदर तो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों का मिला के एवरेज पावर जो होता है वो जीरो हो जाता है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दूसरा पहले का रीजन भी है। इसी वजह से वो हमारे पास जीरो होता है, क्योंकि इंडक्टर में और कैपेसिटर में हम ऐसे तो बोलेंगे कि पावर कंज्यूम हमारे पास पूरा का पूरा रेजिस्टेंस में होता है। क्यों होता है साहब? इसलिए होता है कि इंडक्टर और कैपेसिटर में पावर कंज्यूम नहीं होता, बस यही कारण है हम लोग जब बोलते हैं। तो पहला सही है, दूसरा हमारे पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 1। ये क्या है? मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर पूछा है आपसे, 10 एम्पियर मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इस तरह से है, तो कंडक्टर हमारे पास इस तरह से है थोड़ा सा। तो फॉर्मूला ये है इसे हमारे पास BIL sin थीटा विच इज 45 एंड एंगल 45 इज एंगल थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। लेंथ हमारे पास जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वो वाली लेंथ लेते हैं। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है, तो इट इज जस्ट BI sin 45। सिंपल सा क्वेश्चन है। B हमारे पास कितना है? 0.2 I10 1/√2, 10 से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा ये, और हमारे पास क्या बचेगा? 2/√2। 2/√2 को क्या लिखेंगे? √2 लिखेंगे। 2/√2 ही दे रखा है यहाँ पे, √2 नहीं दे रखा। करेक्ट। टू चार्ज पार्टिकल्स ट्रेवर्स आइडेंटिकल हेलिकल पाथ, ओके, इन ए कंप्लीट अपोजिट सेंस। अपोजिट सेंस का मतलब हो गया कि क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और दोनों चार्ज पार्टिकल एक आइडेंटिकल हेलिकल पाथ। आइडेंटिकल हेलिकल पाथ का मतलब हो गया कि रेडियस भी सेम है, पिच भी सेम है। रेडियस भी सेम है सर्किल की और पिच भी सेम है, ये आइडेंटिकल हेलिकल पाथ। एक का सेंस इस तरह से है तो दूसरे का सेंस अपोजिट है। दूसरे का सेंस बना लेते हैं। दूसरे का सेंस कुछ इस तरह से है, ये अपन ऐसे लिया है, एक को अपन ऐसे लेते हैं ऐसे। तो रेडियस भी सेम है पाथ की, पिच भी सेम है, इसका मतलब सारी चीज़ें सेम है। लेकिन एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि जब पार्टिकल का जो नेचर है वो अलग है, एक का माइनस होगा और एक का प्लस होगा। हम सबको पता है कि यदि प्लस वाला एंटर करेगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, माइनस वाला एंटर करेगा तो भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मतलब प्लस वाली और माइनस वाले की डायरेक्शन अब एक दूसरे के अलग होती है। तो एक बात तो कन्फर्म है कि दोनों पार्टिकल का जो नेचर है वो अलग अलग है और मास दोनों का सेम है। दे हैव इक्वल जेड कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का इक्वल जेड कंपोनेंट रखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सेंस अलग अलग है दोनों का। क्योंकि मैग्नीट्यूड आता है हमारे पास यहाँ पे। दे मस्ट हैव इक्वल चार्जेस, यस, चार्ज दोनों के इक्वल हैं, लेकिन नेचर में नहीं है, नेचर में नहीं है। देन नेसेसरली रिप्रेजेंट ए पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर। द चार्ज टू मास रेशियो सेटिस्फाई, यस, ये वाला आंसर E/m। E/m हमारे पास, हम सिंपल फॉर्मूला होता है हमारे पास mv इक्वल्स टू BQR। सो रेडियस की बात करें हम लोग और वेलोसिटी की बात करें तो ये हमारे पास क्या गया? रेडियस इधर चला गया, वेलोसिटी इधर आ गया, तो ये हो गया हमारे पास रेडियस अपॉन वेलोसिटी, तो m/BQ, या यूँ कहें कि V/R इक्वल्स टू Q/m। तो ये Q जो है हमारे पास, Q/m का रेशियो वो सेम होगा दोनों के, लेकिन एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा।
तो ये भी आएगा हमारे पास आंसर। ये क्या है? सर्कुलर पाथ की रेडियस पूछी है आपसे। मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल एक्सेलरेटेड पोटेंशियल डिफरेंस v दे रखा है, मतलब v का और रेडियस का रिलेशन निकालना है। ये रिलेशन तो हम जानते ही हैं चक्कर लगाने के लिए। मास वेलोसिटी बी क्यू आर मोमेंटम का रिलेशन हो गया हमारे पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू बी क्यू वी। ये रिलेशन हमको मालूम है, एक बार मैं लिख देता हूँ। एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू बी क्यू वी, वहाँ से रिलेशन आ जाता है। ये एम वी हो गया। हमें वोल्टेज चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, चार्ज भी चाहिए, तो वोल्टेज का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ आया। वोल्टेज वी का फॉर्मूला क्या हो गया? बी क्यू बाई आर एम। फॉर्मूला डायरेक्ट याद ही नहीं है तो फॉर्मूला अपन निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल वाला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी ये हमारे पास है, तो ये हो गया बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो गया। सो द काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर अपॉन एम। ये रिलेशन हो गया काइनेटिक एनर्जी का। एंड 10वीं क्लास से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन चार्ज। के इक्वल्स टू वी ई, के इक्वल्स टू वी ई या वी क्यू। यहाँ अपन ने क्यू लिया है तो यहाँ भी क्यू ले लो। क्यों? क्योंकि ये ई है, क्यू है, तो के की जगह आपको वी क्यू रख देना है। तो ये हो गया आपका भैया वी क्यू इक्वल्स टू बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। तो भैया जी ये हमारे पास क्या हो जाएगा? Q से Q कैंसिल हो गया और क्या हुआ? कैंसिल, कुछ कैंसिल नहीं हुआ। तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास? कलर बढ़िया नहीं है। फॉर्मूला हो गया अपने पास R निकालना है, तो ये हो गया 2mv अपॉन बी स्क्वायर इंटू क्यू इक्वल्स टू आर स्क्वायर। स्क्वायर के इधर हो गया अंडर रूट 2mv अपॉन बी स्क्वायर क्यू। 2mv अपॉन बी स्क्वायर क्यू फर्स्ट ऑप्शन 37 में आ गया फर्स्ट। लो जी कर लो बात, क्वेश्चन पता ही लग गया क्या है। एक की रेडियस कम है बी वाले की आर बी, एक की रेडियस ज़्यादा है आर ए। रेडियस हमारे पास, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है, दोनों पार्टिकल है, सेम चार्ज है, दोनों चार्ज भी सेम है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो रिलेशन बताना है कौन सा रिलेशन सही है। अभी हम लोगों ने पढ़ा एम वी इक्वल्स टू बी क्यू आर। क्यू दोनों का सेम है, बी दोनों का सेम है, तो एम वी प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। तो जिसका आर ज़्यादा है उसका एम वी ज़्यादा होगा। आर किसका ज़्यादा है? आर ज़्यादा है रेट ए पार्टिकल का, तो उसका एम वी भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर 2, जिसका आर ज़्यादा है उसका एम वी ज़्यादा। बी और क्यू दोनों के लिए सेम है। चार्ज पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, वेलोसिटी v, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b, द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज डबल, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ, देन द रेडियस बिकम्स। तो भैया बात ये है कि क्या बोल रहा है ये, मैग्नेटिक फील्ड b और वेलोसिटी v है, वेलोसिटी को डबल कर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड को हाफ कर दिया है, तो रेडियस शुरुआत यहीं से करेंगे हम लोग बी क्यू आर। बस दोनों पार्टिकल चार्ज हैं, चार्ज के बारे में कोई चेंज नहीं करा है, कोई जो है मास के बारे में कुछ चेंज नहीं हुआ है। बड़ी सिंपल सी बात है कि v प्रोपोर्शनल टू हो गया बी आर। रेडियस के बारे में पूछा है तो ये हो गया r प्रोपोर्शनल टू v बाई बी। रेडियस के बारे में पूछा है तो बस ये हो गया r2 अपॉन r1, v2 अपॉन v1, b1 अपॉन b2, v2 बाई v1। वेलोसिटी क्या करी? वेलोसिटी डबल कर दी है, v2 बाई v1 का रेशियो हो गया 2/1। और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोगों ने b ले लिया या 1 ले लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दिया है? हाफ कर दिया है। 2 कहाँ चले गए? ऊपर, 2 2 4 टाइम्स। सो r2 बाई r1 बिकम्स equals to 4 and r2 equals to 4r1, 4 times. Answer is 2.
क्वेश्चन नंबर 40, न्यूट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी 50, रेडियस है 0.5, मैग्नेटिक फील्ड है B, परपेंडिकुलर मूव हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की आपको बतानी है, सेम रेडियस है, सेम फील्ड है। तो कुल मिला के काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पता होना चाहिए किसके साथ, रेडियस के साथ। रेडियस तो सेम है, फिर किसके साथ, चार्ज के साथ। अभी अभी अपन ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा था, K इक्वल्स टू बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर अपॉन 2m, ये ठीक है। बी सेम है और बी सेम है भैया, बी को मारो गोली, बी दोनों के लिए सेम है, बी को उड़ा दो यहाँ से, और रेडियस भी दोनों के लिए सेम है, आर को भी उड़ा दो, दोनों के लिए सेम रहेगा, दो रहेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा, क्यू स्क्वायर अपॉन एम, क्यू स्क्वायर बाई एम का रिलेशन आ गया। चलो यहीं से देखते हैं, ये पूछा किसका है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन पूछा है, के पी भाई के डी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई एम का रिलेशन है भैया हमारे पास, तो स्क्वायर था यहाँ पे, क्या हो गया, उसका तो कोई लेना देना नहीं है, क्यू स्क्वायर तो जाएगा क्यू पी अपॉन क्यू डी का होल स्क्वायर, और मास हमारे पास हो जाएगा ये एम डी अपॉन एम पी का आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ओके ओके ओके, अब क्यू पी बाई क्यू डी, न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है या मास होता है वो अपन को प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में, न्यूट्रॉन का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन और क्या कहते हैं प्रोटॉन से मिलके बना हुआ, तो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता ही नहीं है, तो न्यूट्रॉन पे वही चार्ज होगा जो हमारे पास प्रोटॉन पे होगा, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, तो मतलब इसकी भी कहानी का लेना देना नहीं है। लेकिन न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन भी और प्रोटॉन भी, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन का दोनों का मास बराबर होता है, तो न्यूट्रॉन पर दो मास आ गया है, जितना हमारे पास मास प्रोटॉन पे उससे डबल आ गया है, तो ये हो जाएगा 2/1। सो के पी, व्हाट इज के डी, के डी इज 50, सो के पी काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी हमारे पास 104। क्वेश्चन नंबर 40 का 4 भैया, क्वेश्चन नंबर 40 का 4 है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आएगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर 40 किधर है भाई, क्वेश्चन नंबर 40 का 4, ओके। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, 1800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ मैग्नेटिक फील्ड में, रेडियस पूछी है, वापस वहीं पे काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, क्या एनर्जी दे रखी है आपको, ठीक है, तो वही फॉर्मूला आ गया, के इक्वल्स टू बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m, सो आर इक्वल्स टू 2m के अपॉन बी क्यू अंडर रूट बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का बी क्यू हो जाएगा। सोल्व करते हैं इसको, 2m मास, व्हाट इज मास 9.1, एक कैलकुलेशन ख़राब होने वाली है, -31, और के व्हाट इज के 1800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हो गया 1800 इंटू 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कन्वर्ट कर दिया उसको, अपॉन बी इज 0.4 1.6 10⁻⁻19। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। चलो भैया, ये तो देखो इस पॉइंट को हटा देंगे भाई साहब हम लोग, तो ये 20 हो जाएगा, है ना जी, और इस पॉइंट को हटा देंगे भैया जी, तो ये 21 हो जाएगा, तो 16 चौक 64, नीचे की तरफ 64 आ गए भाई साहब, और नीचे क्या हो गया 10⁻⁻21 हो गया, नीचे ही कहानी पूरी हो गई। ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर में देखो क्या होता है यहाँ पे, -19 और ये पॉइंट 1.6 का -20, -31 पॉइंट हटाया -32, तो ये 32 माइनस का और 20 माइनस का, ये हो गया भाई साहब अपने पास 52 हो गया। 52 का अंडर रूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा हमारे पास, 26 हो जाएगा, तो 10⁻26 बाहर आ गया हमारे पास, -26। ओके, अब बात कर लेते हैं 91 की 18 की, कैलकुलेशन बड़ी गंदी है यार। 16 का तो 4 निकाल लेते हैं भैया, 16 का निकाल लेते हैं 4, बाहर ये 4 आ गया 16 का, और 18 दूनी 36 हो गए भाई साहब हमारे पास, 18 दूनी 36, 18, अच्छा ये 00 भी है, 00 भी है हमारे पास, 00 को बाहर आएंगे
तो एक जीरो रह जाएगा भाई। हमारे पास 19 का 20 हो गया था, 31 का 32 हो गया था, 32 20 हमारे पास 52 हो गया, 52 का बाहर हमने लोगों ने निकाल लिया 26, और ये डबल जीरो भी है, डबल जीरो का एक 10 बाहर निकाल लेते हैं तो ये 25 हो जाएगा भाई साहब हमारे पास। 18 2 जा 36, 36 का अंडर रूट 6 होता है, तो 6 को ही बाहर निकाल लो भाई साहब। अब अंदर बच गए 91, तो 91 का हमको, सॉरी एक मिनट, पेन गिर गया हाथ से, चलो ओके। हाँ तो भाई काम तो कर रहा है काम। 91 का अंडर रूट हमारे पास बच गया, तो 91 का अंडर रूट इसको ऐसे लिख देते हैं भैया हम लोग। चलो सोल्व करते हैं इसको अब। कैलकुलेशन कितना हो जाएगा हमारे पास 64, ये हो गया हमारे पास 16 टाइम्स हो गया 16 चौक 64, और ये 3 और ये हो गया हमारे पास 8। 91 का अंडर रूट भाई साहब, 91 का अंडर रूट 81 का तो होता है भैया जी 9, और 100 का होता है भैया जी 10। ये 10 तो ज़्यादा है 81 से 91, है ना। 81 और 100 के बीच का डिफरेंस है 19, 19 का हाफ होता है हमारे पास क्या, 19 का हाफ हो गया हमारे पास 8.5, सॉरी 9.5, कितना है 19 है ना, हाँ 9.5 हो गया हमारे पास। 9 कितना हो गया हमारे पास 19 हो गया ना, 19, तो 19 का हाफ हो गया 9 18, 8.5 हो गया, 9.5 हो गया हमारे पास। तो 95 इंटू 95, 5 5 ज़ा 25, और ये हमारे पास हो गया आधा 10 नंबर, तो ये लगभग हो गया आपके पास 9.5 9.6 के आसपास आ जाएगा, लगभग 9.6 के आसपास हमारे पास 91 आ जाएगा। 96 इंटू 96, 6 इज़ 36, 9 6 54, 3 57, 576, और वापस ये हो गया 9 6 54, 4, ये 576, तो ये हमारे पास हो गया 9 6 54, 5, अरे यार अरे भैया जी, तो ये हो गया 9 6 54, कितने बचे हमारे पास यहाँ पे 5, 9 9 81 और 81 और 5 87, लगभग वही है। 9.6 से थोड़ा सा कम आएगा, तो 9.6 कर देते हैं इसको। 9.6 इंटू 3/8, और ये हो गया -21 ऊपर चला गया, 10⁻⁴ हो गया। 12 8 96 होते हैं, इस पॉइंट को हटा देते हैं, माइनस के 5 हो जाएगा ये हमारे पास -5। 12 8 12 36 हो गया, 36 इंटू 10⁻⁻5, एक पॉइंट यहाँ डाल देते हैं, तो ये हो गया 3.6 10⁻⁻4, 3.6 10⁻⁴। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर 2, कैलकुलेशन खराब है। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 41 का 41 41 2 करेक्ट। चलो एन एलिमेंट है भाई, एम इज प्लेस्ड 0.05 लेंथ है, सॉरी हाँ लेंथ है, एट द ओरिजिन एज शोन इन द फिगर विच कैरीज ए लार्ज करंट ऑफ 10 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस 1 मीटर परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज। एक छोटा सा एलिमेंट है, उसके कारण हमको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए बायो-सावर्ट लॉ का यूज़ करते हैं, μ0/4π IDL sin θ/r²। इसकी वैल्यू 10⁻⁷ होती है। आई आपको गिवन है 10 एम्पियर, DL यानी लेंथ 0.05, मैग्नीट्यूड पूछा है। साइन थीटा 45 पे, थीटा हमारे पास DL और R के बीच का डिस्टेंस होता है, ये R यहाँ पे और ये DL, ये 90 डिग्री है, ये 9 तो साइन 91 हो जाएगा, अपॉन R की वैल्यू 1 हो गई। पॉइंट हटाएंगे हम लोग यहाँ से तो हमारे पास है 10⁻⁹ हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो -8 -9, और एक हमारे पास ये 10 ऑब्वियसली यहाँ पे है सही, ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁸ आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 43, द मैग्नेटिक फील्ड 1.5 10⁻⁴ टेस्ला सेंटर ऑफ आर्क,
देन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट। स्ट्रेट सेगमेंट इस वाले के कारण में आपका वो पूछा है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर, तो ये तो इसी की लाइन में आ रहा है ना स्ट्रेट सेगमेंट, तो इन स्ट्रेट सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। क्या बोला, स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट ऑफ 13 एम्पियर, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है 13 एम्पियर का, सेमी सर्कुलर आर्क में इसको बेंड कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 1.5 × 10⁻⁴ टेस्ला सेंटर पर इस सर्कुलर आर्क के कारण। देन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट, स्ट्रेट सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा ना, तो 0 आ जाएगा ये, क्योंकि उसी लाइन में आ गया हमारे पास। Along straight wire in horizontal plane carries current 75 ampere north to south direction and magnetic field north to south है, मतलब इस साइड में आपकी तरफ बोर्ड को नॉर्थ ले लेते हैं, इस साइड में साउथ ले लेते हैं। तो क्या पूछा है, ईस्ट ऑफ द वायर, ईस्ट ऑफ द वायर मतलब इस साइड में, तो ये मान लीजिए हमारे पास ऐसे है, तो ईस्ट ऑफ द वायर यहाँ पे हमारे पास करंट का डायरेक्शन हो गया ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया। तो इस जगह पे आपसे पूछा है, आप चाहो तो फील्ड के डायरेक्शन का जो है बायो-सावर्ट लॉ से डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, B इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपन इस तरह से कर सकते हैं, DL क्रॉस R मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। DL मेरे पास क्या है साउथ की तरफ है तो -j आ जाएगा, और R अपने पास ईस्ट में है तो ये I के पास जाएगा, J माइनस की जगह -j × I -k होता है, माइनस प्लस के, तो प्लस के मतलब आउटवर्ड, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा इस तरह से, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल जाएगा इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से। तो एक बात तुम लोगों ने पता लगा ली। अब फील्ड निकालना है तो स्ट्रेट पर करंट कैरिंग वायर के कारण μ0/4π 2I/R 10⁻⁷ 2 × I 75 एम्पियर और डिस्टेंस है 3, 25 75, 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 25 2 जा कितना हो गया 50 × 10⁻⁷, तो 5 × 10⁻⁶ आ रहा है हमारे पास आंसर, 5 × 10⁻⁶, और वर्टिकल आएगा 5 × 10⁻⁶, वर्टिकल हो गया अपने पास आंसर, वर्टिकल अप हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 45, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ओके ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, द मैग्नेटिक फील्ड इज B एट 12 सेंटीमीटर, क्या होगा, अरे भाई B प्रोपोर्शनल टू 1/r, कहानी खत्म, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर पे B है तो 12 सेंटीमीटर पे 3 गुना बढ़ गया, तो 3 गुना कम हो जाएगा हमारे पास, B2/B R2 R1/R2, तो B2/B1 R1 कितनी दे रखी है आपको, डिस्टेंस 4 दे रखा है, ये कितना दे रखा है हमको 12 दे रखा है, तो हो गया 1/3 आ जाएगा आपका आंसर B/3। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 46, इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड, ओके भाई साहब, ये करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड हो गया, ठीक है। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड आप सबको मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ये वाला, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, यूनिफॉर्म होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। आगे क्या कह रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ओके, इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट किया है, पहले इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट कर देते हैं भाई हम लोग, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस में रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्पीड बढ़ाता नहीं है, वो केवल डायरेक्शन चेंज करता है, और डायरेक्शन भी तब चेंज करता है जब 0 डिग्री 180 डिग्री ना हो इलेक्ट्रॉन के मोशन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में। तो स्पीड तो बढ़ने से रही क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, और डायरेक्शन भी चेंज होने से रही। द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, कुछ नहीं होने वाला, जैसा है वैसा निकल जाएगा बिना डिस्टर्ब हुए। सोलेनॉइड कोइल 200 टन्स कैरिंग ए करंट 3 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस सोलेनॉइड 0.2 मीटर, क्या है उसका सोलेनॉइड का लेंथ है, और डायमीटर 1 सेंटीमीटर, यानी रेडियस क्या हो गया उसका 1/2 सेंटीमीटर हो गया, 0.2 20 मीटर 20 सेंटीमीटर सॉरी, तो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनॉइड हो गया, लिखा हुआ नहीं है तो लॉन्ग सोलेनॉइड मानेंगे। लेंथ हमारे पास 0.2 मीटर है, ठीक है, 0.2 मीटर मतलब 20 सेंटीमीटर हो गया, और रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, तो लॉन्ग ही मानेंगे, रेडियस काफ़ी कम है उसके लेंथ से। तो फिर उस कंडीशन में फॉर्मूला आप सबको मालूम है, μ0
एन आई होता है, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10⁻⁻7। एन हमारे पास 200 टन्स पर मीटर ही है, पर मीटर में है तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। आई की जो वैल्यू है हमारे पास 3 है, 3 टू ज़ा कितना हो गया 6, 6 4 ज़ा कितना हो गया 24 पाई, तो हमारे पास वैसे आ गया, और ये हो गया 10⁻⁵ सिंपल। मूविंग कोयल गैलोनोमीटर, आपको मालूम होना चाहिए जो टॉर्क जो अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट गिवन करंट इन द गैलोनोमीटर, वो फॉर्मूला वो टॉर्क हमारे पास होता है गिवन टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क, दैट इज BI/NA sin थीटा या sin फाई। परपेंडिकुलर के लिए हम लोग इसको 1 ले लें, मतलब मैक्सिमम ले लें, तो ये हो गया हमारे पास टू एक्सटर्नल B0। और जैसे ही ये टॉर्क उस पर अप्लाई होगा एक्सटर्नल टॉर्क, तो उसके क्या रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है। रिस्टोरिंग टॉर्क जैसे हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स होता है -kx, वैसे रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, दैट इज -C5। सो C5 इक्वल्स टू B0 वेयर C इज टॉर्शनल कांस्टेंट। तो आपसे फाई पूछा है, तो फाई की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, फाई की वैल्यू हो गई B0/C। इसने यहाँ K लिया है, हमने C लिया है, एक ही बात है। बीना बाई के, तो भाई साहब बीना कहाँ पर है, वेर इज बीना, बीना BINA/K, ऑप्शन नंबर 3। इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायनामो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक मोटर, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग लेटेंट रूट, स्लिप रिंग। सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ, ये कर दो भैया। 3 में आ जाएगा D, 3 में D कहाँ पर है, 3 में D सेकंड ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में, दोनों में से एक होने वाला है। 3 में यानी सेकंड में से और थर्ड में से एक आंसर आएगा भैया। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे काम करती है, 4B। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे इलेक्ट्रिक मोटर काम करते हैं, करंट देते हैं, करंट गिवन, मोशन जो करंट दिया हम लोगों ने, मोशन लिया, करंट गिवन, मोशन आउटपुट में हमको मिलता है। तो ये 4 में B हो गया हमारे पास, 4 में B 2 ऑप्शन में है। अब सेकंड ऑप्शन में हमारे पास 4 में भी नहीं है, इसका मतलब हमारा आंसर थर्ड होने वाला है। 1C 2A 1C इलेक्ट्रिक जनरेटर, स्लिप रिंग। इलेक्ट्रिक जनरेटर में आपको याद होगा जो शाफ्ट होती है उसके आगे स्लिप रिंग लगी होती है, ब्रश लगे होते हैं, उनको स्लिप रिंग बोलते हैं, जिससे ब्रश अटैच होते हैं, तो वो जनरेटर के केस में होता है स्लिप रिंग। और डायनमो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। सो 1C 2A 1C 2A 3D 4B, ऑप्शन नंबर 3। The induced EMF and current will be same in 2 identical loops of copper and aluminium when rotated with same speed in the same magnetic field. सेम मैग्नेटिक फील्ड में 2 आइडेंटिकल लूप है, एक कॉपर का है और एक एल्यूमिनियम का है हमारे पास। देख सोचते हैं इसके बारे में। इंड्यूस EMF करंट विल बी सेम इन द 2 आइडेंटिकल लूप्स। नहीं, देखो इंड्यूस EMF तो नेचर पे डिपेंड नहीं करता है ना, जो ये लकड़ी का हो हमारे पास रूप तो उसमें भी EMF इंड्यूस हो जाता है, पर करंट तो नेचर पे डिपेंड करता है। करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, तो फिर करंट सेम नहीं होगा। करंट दोनों के केस में अलग अलग हो सकते हैं, कॉपर के अंदर करंट अलग होगा, एल्यूमिनियम के अंदर करंट अलग होगा, तो मतलब पहला वाला तो गलत है, पहला वाला गलत है भाई। इंड्यूस EMF इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हाइल इंड्यूस करंट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। बिल्कुल पहले वाला इसीलिए गलत है क्योंकि जो सेकंड में लिखा हुआ है, इंड्यूस जो करंट होता है वो वायर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना। एल्यूमिनियम का नेचर अलग है और कॉपर का नेचर अलग है, दोनों की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी हमारे पास अलग अलग होगा। तो कुल मिला के क्या करें, पहला वाला तो गलत हो गया, दूसरा वाला सही है। इसमें दोनों में ट्रू है, पहले वाले में भी ट्रू, सेकंड वाले में भी ट्रू है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। नो, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ऑप्शन नंबर 4।